पिछली क्लास में हमने गॉस के नियम को सीखा और आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग तुम्हारे कक्षा 12 के सिलेबस में हैं और ये पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक ये कोई सीधा तार है और ये डैश 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 मतलब अनंत लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो अनंत है और इस पर ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है जो कि दोनों तरफ दिखाया हुआ है। तो और तार पर आवेश है, तो तार का रेखीय आवेश घनत्व होगा यहाँ पर। अभी पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आवेश घनत्व की। तो माना तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम दिखाते हैं लैम्बडा से। और मैंने क्या बताया था कि यदि किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व हमें पता है तो कोई कहे कि इस इतनी लंबाई पर कितना आवेश होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे उस लंबाई से, उस लेंथ से, तो आ जाएगा हमारे पास उतनी लंबाई पर आवेश का मान। तो अब इस तार से दूरी r पर, ये मान लीजिए दूरी r है और यहाँ इस बिंदु पर हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम गॉस लॉ का प्रयोग करेंगे और गॉस लॉ के प्रयोग करने से पहले हमें यहाँ खींचना होगा एक गॉसियन सरफेस। तो वो गॉसियन सरफेस स्वेच्छा से हम कुछ भी खींच सकते हैं, तो अपनी सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने लिया है, देख रहे होंगे, एक सिलेंडर। क्या लिया मैंने, ये सिलेंडर। तो इसका लेंथ L है, एक L लेंथ का मैंने ये सिलेंडर लिया है, बेलन लिया है, जो यहाँ पर है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए होता है एक बंद पृष्ठ, एक क्लोज सरफेस। तो एक क्लोज सरफेस है, एक ये बेलनाकार सरफेस है जिसको हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। तो अब इस सरफेस के तीन पार्ट हैं। मान लीजिए जैसे ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसका एक तो ये पार्ट है जिसको वक्राकार भाग बोलते हैं और दो इसके ये फ्लैट फेसेस होंगे जिनको आधार बोलते हैं। एक ये फ्लैट फेस होगा, एक यहाँ फ्लैट फेस होगा। तो जैसे कि यहाँ चित्र में भी दिख रहे होंगे, तो मैं इसको बोल रहा हूँ सरफेस S1, इसको बोल रहा हूँ सरफेस S2 और इस वक्राकार भाग को बोल रहा हूँ सरफेस S3। S1 एक फ्लैट सरफेस है, S2 भी एक फ्लैट सरफेस है और S3 एक वक्राकार सरफेस है। ये जो वक्राकार सरफेस होगा, तो इन तीनों सरफेस पर मैं बहुत छोटे छोटे एरिया लेता हूँ। एक एरिया मैंने यहाँ लिया है, एक एरिया मैंने यहाँ लिया है, बहुत छोटे छोटे एरिया, ds जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पर ds ये होगा, इस तरह से होगा ds। देखिए इस पर लंबवत होगा ds एरिया वेक्टर, यहाँ ये होगा ds और यहाँ होगा ये ds, यहाँ होगा ये ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली होता है, लंबवत होता है, तो यहाँ ds ये होगा, सॉरी दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ E ऐसा होगा, इस तरह से होगा E और यहाँ E ये होगा, ये E होगा। तो अब हमें गॉस के नियम का प्रयोग करना है। तो पहले मैं गॉस का नियम लिखता हूँ, गॉस का नियम। तो क्या है गॉस का नियम, E डॉट ds, E डॉट ds और किसके लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए इक्वल्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये Q कौन सा Q है, मैंने बताया था, जो गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश उपस्थित हैं उसका मान है ये Q। तो ये जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, अब ये जो बंद सरफेस है इसको मैं तीन सरफेसेस में डिवाइड कर सकता हूँ, दो तो ये फ्लैट और एक ये कर्व। तो कितने पार्ट में मैं इस समाकलन को, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकता हूँ, 3 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट रहेगा S1 के लिए, इस S1 के लिए, तो दिस इज फॉर S1 E डॉट ds प्लस S2 के लिए S1 में E डॉट ds, E डॉट ds ये सर, प्लस E डॉट ds, E डॉट ds फॉर सरफेस S3, फॉर सरफेस S3, इस जो वक्राकार पृष्ठ है इसके लिए इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए S1 के लिए E और ds क्या होगा, E डॉट ds, E ds cos थीटा। और देखिए थीटा क्या होगा, E और ds के बीच कितना कोण है S1 के लिए, दिस इज S1 के लिए 90
90 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री, और S2 के लिए कोण कितना है 90 डिग्री, और S3 जो वक्राकार है उसके लिए कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, S1 के लिए E ds cos 0 डिग्री प्लस S2 के लिए भी, सॉरी इट इज नॉट 0, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ S2 के लिए भी 90 डिग्री है, तो प्लस इंटीग्रेशन 4S2 E ds cos 90 डिग्री प्लस, अब देखना S3 जो वक्राकार ये वाला पृष्ठ है उसके लिए क्या है, दोनों के बीच 0 डिग्री, E ds cos 0 डिग्री इक्वल्स Q का मान कितना है, अब इस जो ये लंबाई है इस लंबाई पर कितना आवेश है, तो मैंने बताया था हमारी हेल्प करेगा इसमें रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व इसका कितना है लैम्बडा है, तो ये लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक L है, तो L लंबाई पर कितना आवेश होगा ये मैंने बताया था लैम्बडा इंटू L करने से हमें मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये cos 90 वैल्यू सब जानते हैं 0 होता है, तो ये 0 होगा, प्लस ये cos 90 0 होता है, ये भी 0 होगा, और प्लस ये cos 0 वैल्यू 1, cos 0 डिग्री होता 1, तो ये बचेगा केवल यहाँ से E और ds, और cos 0 1 होगा, और ये इंटीग्रेशन 4s3 और इक्वल्स होगा लैम्बडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे सॉल्व करते हैं, E को मैंने आउटसाइड लिखा E, और S3 ds इक्वल्स लैम्बडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए ये ds बहुत छोटा सा सरफेस है ds, और यदि इंटीग्रेशन है इसका तो इसका अर्थ है कि ये जो टोटल कर्व सरफेस है ये टोटल कर्व कितना है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम किसी सिलेंडर का, किसी बेलन का, E इंटू 2 पाई आर एल किसी सरफेस का, किसी सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इनटू नॉट इनटू इक्वल्स लैम्बडा एल और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एल से एल कैंसिल होगा, तो यहां आ जाएगा ये इक्वल्स लैम्बडा अपॉन, और 2 पाई आर को मैं नीचे लिखता हूं 2 पाई आर, और यहाँ क्या बचा था एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र। अब हम सब जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर रूप में लिखना भी जरूरी है, तो इसका वेक्टर रूप क्या होगा, तो वेक्टर रूप देखते हैं। तो वेक्टर रूप में क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देंगे यहाँ पर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और एक यहाँ लगा देंगे यूनिट वेक्टर से गुना, यूनिट वेक्टर n कैप, तो ये होगा इसका वेक्टर रूप। अब जो n कैप की दिशा होगी वही होगी E की दिशा, तो इस n कैप की दिशा क्या होगी, देखिए इस धनात्मक आवेश के लिए यदि यहाँ धनात्मक आवेश है तो क्या होगी बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर, तो ये जो n कैप है इसका दिशा क्या होगी, तो धनात्मक आवेश के लिए 4 पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होने वाला है, n कैप का दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर, और यदि ऋणात्मक है 4 नेगेटिव चार्ज के लिए n कैप की जो दिशा होगी वो होगी अभिलंबवत अंदर की ओर, अभिलंबवत अंदर की ओर। नेक्स्ट एप्लीकेशन 2 अनुप्रयोग 2, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए अभी हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई की एक चादर है, और ये चादर आप समझ सकते हो कि वो इस तरह से रखी हुई है, इस तरह से एक चादर है, इस तरह से एक चादर है, और ये आवेशित है, और अनंत लंबाई है, ऊपर भी अनंत और नीचे भी
बहुत लंबाई है इसकी ऊपर, और ये ऊपर और ये नीचे। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना मेरे लिए काफी मुश्किल है बोर्ड पर। तो मैं कैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से। तो इसको ऐसे माइंड में समझ लेना कि इस तरह से चादर है, और इस पर आवेश है, इधर भी आवेश है और इधर भी आवेश है। तो इसके लिए अब हम गॉस लॉ का प्रयोग करेंगे, और गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना होगा। तो पहले हम मानते हैं कि एक बिंदु है इस पर, और इससे r दूरी पर हमें इस पॉइंट पर चाहिए विद्युत क्षेत्र। तो इस पॉइंट पर ये दूरी r है, r दूरी पर हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस में ये ड्रॉ करता हूँ, एक फिर से एक सिलेंडर, फिर से एक बेलनाकार सरफेस, इस तरह से। तो ये इधर भी होगा, सिमेट्री से इधर भी होगा, इस तरह से। तो दिस इज गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। और ये भी दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी दूरी r ही होगा, ये भी दूरी r ही होगा। तो ये गॉसियन सरफेस है, 2r इसका लंबाई है, और ये कोई पॉइंट है P1, एक सिमेट्री से पॉइंट इधर भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ भी पॉइंट होंगे। जब हम बात इधर की करेंगे तो इधर भी एक पॉइंट होगा। तो इस पर कुछ आवेश है। तो मैंने डिफाइन किया था कि जब एक किसी सरफेस पर, किसी एक सतह पर आवेश बिखरा हुआ होता है, तो तब हमने डिफाइन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इसका मतलब होता है कि इसकी एकांक क्षेत्रफल पर कितना चार्ज है, एकांक सतह पर कितना आवेश है, उसका मान है सिग्मा। तो यहाँ पर गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं, गॉस का नियम। तो क्या होता है गॉस का नियम, E डॉट डी एस, E डॉट डी एस, दिस इज वेक्टर, E डॉट डी एस किसी बंद सतह के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक ये बंद सरफेस है, बंद सतह है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस केस में किया था, इसी तरह से ये जो सरफेस है इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला तो ये S1, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, और ये जो पार्ट सरफेस है दिस इज S3। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, क्योंकि ये ऐसे है, तो इधर भी बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, इधर भी बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। तो यहाँ जो फील्ड होगा, मान लीजिए बहुत छोटा सरफेस मैंने इस पर लिया, तो यहाँ E का दिशा ये होगा, और DS का दिशा भी यही होगा, DS का दिशा भी यही होगा। और ऐसा ही मैं यहाँ करूंगा, तो यहाँ भी एक छोटा सा सरफेस लिया, उधर ये दिस इज S2 यहाँ लिखता हूं मैं, और ये DS2, ये DS2 का दिशा भी यही होगा, और E का दिशा भी यही होगा। जैसे यहाँ है ऐसे ही यहाँ होगा। और यहाँ पर जो एक कर्व सरफेस है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सरफेस लेता हूँ, तो वो सरफेस तो ऐसे होगा DS, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा होगा इस सरफेस पर, इस तरह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा दोनों साइड, इधर यहाँ से इस साइड होगा और यहाँ से ऐसे सर होगा। तो देखते हो कि S1 के लिए E और DS के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री। S2 के लिए दिस इज S2 के लिए कितना एंगल है, यहाँ भी DS2 का भी दिशा वही है, वही E का दिशा है। और यहाँ इस S3 के लिए जो कर्व सरफेस है, इसके लिए इन दोनों के बीच E और DS के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो अब मैं इसको जैसे पहले केस में किया था, इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। E डॉट DS 4S1 प्लस E डॉट DS 4S2, S2 सरफेस के लिए, और इसी तरह से S3 सरफेस के लिए E डॉट DS and which will be equal to Q upon epsilon naught. And for surface S1, this surface as I told you earlier, E and DS के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। और ऐसे ही S2 के लिए E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और S3 के लिए E और DS के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये S3 सरफेस है, कर्व सरफेस ये वाला, और उसके लिए E और DS के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो EDS cos 0 डिग्री 4S1, और S2 सरफेस के लिए, S2 के लिए B एंगल 0 डिग्री है,
cos 0 डिग्री प्लस, और इस S3 के लिए है 90 डिग्री, S3 के लिए है 90 डिग्री, E और DS के बीच का कोण, तो cos 90 डिग्री इक्वल्स। अब यहाँ Q को कैसे लिखेंगे हम, मैंने बताया था कि सिग्मा में जिस एरिया पर हमें चाहिए, हमें इस एरिया पर चाहिए, इस एरिया पर चाहिए, इस एरिया पर, तो एरिया यदि ये ए है तो कितना चार्ज होगा यहाँ पर, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1, cos 0 1 एंड cos 90 0, तो ये तो टर्म खत्म होगा यहाँ से, तो यहाँ होगा EDS 4S1 प्लस EDS 4S2 इक्वल्स सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E को मैं आउट लिखता हूँ, E एंड इट इज S1 ds प्लस E S2 ds और इक्वल सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए S1 के जो ds है ये बहुत छोटा सा पार्ट है, और ये जो पूरा ds होगा, पूरा जो S1 होगा ये होगा A, अभी हमने लिया है एरिया A, तो ये A होगा और ये A होगा, तो कितना होगा ये E इंटू ए प्लस E इंटू ए, ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, E प्लस E इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना होगा 2EA, 2EA इक्वल्स सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस A से ये A कैंसिल होगा, 2E इक्वल्स होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और E कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम वेक्टर रूप में लिखेंगे, तो वेक्टर रूप इसका, वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और n कैप, n कैप, n कैप क्या है यहाँ पर, एक इकाई सदिश यूनिट वेक्टर जो बताएगा E की डायरेक्शन को, तो जो n कैप की डायरेक्शन होगी वही होगी E की डायरेक्शन। तो यहाँ n कैप की डायरेक्शन क्या होगी 4 पॉजिटिव सिग्मा, यदि ये सिग्मा जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो तब क्या होगा n कैप, तब इस सिचुएशन में n कैप क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो क्या होगा बाहर की तरफ होगा। 4 नेगेटिव सिग्मा, 4 नेगेटिव सिग्मा, यदि सिग्मा का वैल्यू नेगेटिव है तो n कैप विल बी रेडियली, रेडियली इनवर्ड, कहाँ होगा ये अंदर की तरफ आता हुआ, यदि नेगेटिव है नेगेटिव सिग्मा है तो इस तरह से होगा, अंदर की तरफ आता हुआ। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से ये एक्सप्रेशन है फील्ड के लिए इस चादर की वजह से, तो E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमने देखा था जो इसका पॉइंट था इस पर चादर पर, उससे r दूरी पर, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में r नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड r से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इससे चादर से इतनी दूरी पर, इतनी या कहीं भी कितनी दूरी पर चले जाएं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यदि हम इनके दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, किस किस के बीच, r और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, तो r और E के बीच जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो r से इंडिपेंडेंट है तो ये वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात किसी भी r के लिए या कहीं सभी r के लिए, जितने भी r लोगे सभी के लिए क्या होगा, ये वैल्यू E अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहने वाला है। अभी हमने देखा एक समान आवेशित चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र, तो एक समान आवेशित अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए एक चादर है जिस पर प्लस सिग्मा आवेश था और ये प्लस सिग्मा आवेश था, तो इससे r दूरी पर जो फील्ड था हमने देखा यहाँ पर
वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चाहे इधर आ जाइए तो इधर भी ये कितना रहेगा, यही रहने वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र का मान यदि इस पर प्लस आवेश है। इस चादर पर ये जो लाइन है इसको आप समझिए कि एक चादर है, इस तरह से चादर है। तो यदि आप दो चादर, अब हम लेंगे यहाँ पर ये दो चादर और दोनों चादर एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। एक चादर ये है और एक चादर ये है। इस पर प्लस सिग्मा डेंसिटी है और इस पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। और अब इसके जब दोनों चादर इस तरह से रखी हुई है तो यहाँ तीन क्षेत्र बन जाते हैं, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3। तीन रीजन्स हैं, ये 3 रीजन्स हैं, 1 2 3। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 में कितना होगा और 3 में कितना होगा। तो यहाँ देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा की वजह से, प्लस सिग्मा की वजह से इसका, वो दोनों तरफ आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड अभी डिस्कस किया इस तरह से। तो यहाँ पर मैं देखूं तो वो फील्ड मान लीजिए E है, तो यहाँ इस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो होगा, उसका दिशा क्या होगा, ये होने वाला है। यहाँ भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और उसका दिशा क्या होने वाला है, ये इस तरह से इसका फील्ड होगा। जहां कहीं भी देखेंगे वो इस तरह से होगा फील्ड। और यहाँ देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में हम, तो यहाँ भी होने वाला तो यही है, मैग्नीट्यूड परिमाण, और दिशा क्या होगी इस फील्ड की, ये होगी, क्योंकि प्लस से हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। और यदि ये माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा की वजह से, अब ये जो तीनों फील्ड मैंने डिस्कस किए इसकी वजह से, अब इसकी वजह से जो होगा यहाँ अंदर की तरफ फील्ड आता है, तो यहाँ क्या होगा फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, ये होगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ आता है। और यहाँ पर दिशा क्या होने वाली है, परिमाण तो वही रहने वाला है, और दिशा क्या होगी, ये होगी, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइन एंटर करता है, अंदर की तरफ जाता है। इसका फील्ड यहाँ पर मैं देखूंगा तो मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है, लेकिन दिशा क्या होने वाली है, ये दिशा होगी। तो क्षेत्र 1 में देखिए दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है। तो इस क्षेत्र में रीजन 1 इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होने वाला है जी, क्योंकि परिमाण में दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। इसी तरह से रीजन 2, तो जब रीजन 2 में हम देखेंगे तो यहाँ देखना दोनों की दिशा एक ही है और परिमाण भी बराबर है। तो यहाँ E क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की दिशा एक जैसी है। तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होने वाली है, डायरेक्शन क्या होगा इसका, प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा वाली प्लेट से माइनस सिग्मा वाली प्लेट की तरफ होगा ये। और रीजन थर्ड क्षेत्र 3 में, तो यहाँ भी देखिए दोनों के परिमाण बराबर हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ भी E का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये रहा तीनों क्षेत्रों में, तीनों रीजन्स में वैद्युत क्षेत्र का मान। अब एक तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये होमवर्क, यहाँ पर इस बार दो ऐसी ही प्लेट्स एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, जैसे ये रखी हुई थी, लेकिन एक ऐसे रखी हुई है, एक ऐसे रखी हुई है, और लेकिन यहाँ जो आवेश घनत्व था वो था प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा ही यहाँ है और प्लस सिग्मा ही यहाँ है। तो यहाँ भी 3 क्षेत्र बने, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3। तो इन तीनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है कितना होगा। तो दिस इज योर होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क।